हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं और उससे पहले हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन के सारे सेट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। और आप लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी हो गया, बीपीएससी हो गया और बिहार दरोगा हो गया और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उन सारे एग्ज़ामों के लिए आप लोग एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। तो चलिए, आज के सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग के पास ये रहा। कबीर किनके शिष्य थे? तो इसका आप लोग फटाफट उत्तर कीजिए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो इसका उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 918। और हम लोग इसी में देखते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की लिंगानुपात कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार, तो कितना हो जाएगा? 943। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बिहार का शिशु अनुपात पूछ लिया जाए, शिशु लिंगानुपात, तो कितना हो जाएगा? 935 बिहार का शिशु लिंगानुपात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो हो जाएगा आपका आंसर गोपालगंज। और किस जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा मुंगेर। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के किस जिलों में सर्वाधिक साक्षरता है, तो क्या हो जाएगा? रोहतास। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है, तो हो जाएगा केरल। और भारत के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो इसका आंसर भी केरल हो जाएगा। और कितना है? तो 1084। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और भारत के किस राज्य में जो है वो सबसे कम लिंगानुपात है, तो क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा 878। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? वन उत्पाद एवं कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि आता है, पशुपालन आता है, वन आता है, मत्स्य पालन आता है और खान आता है। तो ये सारे क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र हैं। और प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं कि ये अल्प विकसित देशों का क्या है? तो निशानी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि अल्प विकसित देशों को ज़्यादा जीडीपी जो है वो इन्हीं प्राथमिक सेक्टर से ही आते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो विनिर्माण आता है या उद्योग आता है। तो ये सब जो आता है द्वितीयक क्षेत्र में। और हम लोग अगर बात करें तृतीयक क्षेत्र में, तो तृतीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो सेवा सेक्टर जो है, जैसे आप लोग कह सकते हैं हॉस्पिटल या शिक्षण संस्थान या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि विकसित देशों में जो है सबसे ज़्यादा जीडीपी इन्हीं तीसरे सेक्टर से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। और चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कमला की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही है, क्योंकि सोनी, ढोरी और बलान ये तीनों जो हैं वो कमला की सहायक नदियां हैं। और कमला का उद्गम जो होता है वो नेपाल से होता है। और ये आप लोग कह सकते हैं कि मुख्यतः बिहार की नदी है और ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। और 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा रॉयल सीमा जो है वो सूखाग्रस्त है। ठीक है, और ये रॉयल सीमा कहाँ पड़ता है? तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और सूखाग्रस्त क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जिन क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वार्षिक होती है तो वो सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं बिहार में
भारत में पहले आप लोग याद रखिए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह में होता है, ठीक है। और वहीं हम लोग बिहार की अगर बात करें तो बिहार के किशनगंज में हम सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो औरंगाबाद में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बिहार का सबसे गर्म जगह कौन सा है, तो गया है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, और 6 नंबर प्रश्न क्या करा, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हें ही ये श्रेय दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है, तो क्योंकि 1991 में ये क्या थे, तो वित्त मंत्री थे, और उस समय इन्होंने क्या किया था, तो उदारीकरण किया था। और उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो सेवा एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में क्या होता है, तो जो छूट दी जाती है, आप लोग कह सकते हैं कि कानूनी रियायत दी जाती है, तो उसे ही उदारीकरण कहा जाता है। तो ये प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा लाया गया था। और इस घोषणा को क्या कहा जाता है, या इस प्रस्ताव को, तो राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। और राव मनमोहन मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नरसिम्हा राव होते हैं और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, और 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना, ठीक है। और माउंटबेटन कौन थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसरॉय थे, और स्वतंत्रता के बाद आप लोग कह सकते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, ठीक है। और इन्हीं की योजना के तहत भारत का विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान के रूप में। और आप लोग को पता है कि क्रिप्स योजना, तो क्रिप्स योजना जो था वो कब आया था, क्रिप्स मिशन, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। तो इसमें जो होते हैं सर स्टोफर्ड क्रिप्स जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और 1942 में ही आते हैं। और आप लोग याद रखिएगा बेबल योजना, तो बेबल योजना को शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1945 में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और बेबल योजना के तहत भारत को विभाजन से बचाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इनकी सारे प्रयास जो है वो असफल रहे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे, और 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फूल से, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा कि चीड़ के पेड़ से क्या बनाया जाता है, तो तारपीन का तेल बनाया जाता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे। 9वां नंबर प्रश्न क्या करा, भूकंप होने से क्या होता है, तो इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। भूकंप होने से क्या होता है, तो दरारें होती है, ठीक है। और भूकंप को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, तो रिक्टर स्केल से हम लोग मापते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है, तो ये योजना होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, बौद्ध धर्म से ये तीनों जो है वो संबंधित हैं। तो मठ का मतलब क्या होता है, तो मठ का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उस स्थान को मठ कहते हैं, ठीक है। और चैत्य का मतलब क्या हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म के पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है, ठीक है। और वहीं स्तूप का क्या हो जाएगा, तो बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है स्तूप। तो आप लोग जानते होंगे कि सांची स्तूप वगैरह, तो उन स्तूपों पे क्या है, तो बुद्ध का जो शरीर का अवशेष है वो रखा गया है इन स्तूपों में, ठीक है। अब हम लोग बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। और बुद्ध के पिता कौन थे, तो शुद्धोधन। और किस वंश से थे, तो शाक्य वंश से। माता कौन थी, तो कौन थी माता, तो माया देवी, या इनको हम लोग महामाया भी कहते हैं, ठीक है। और वो
किस वंश से थी? तो आप लोग याद रखिएगा कोलीय वंश से। और आप लोग याद रखिएगा कि इनका पालन पोषण कौन करते हैं बुद्ध का? तो उनकी मौसी कौन होती हैं? तो प्रजापति गौतमी, ठीक है। और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। और उनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। और आप लोग याद रख सकते हैं कि उनका घोड़ा का नाम क्या था? तो कंठक था। सारथी कौन थे? तो चंद थे। तो ये सारा बात आप लोग याद रख सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु कब होती है? तो आप लोग याद रख सकते हैं कब? तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इतने सारे बात को आप लोग याद रख सकते हैं। और आप लोग ये अगर याद रखना चाहें तो बुद्ध इनके प्रतीक चिन्ह भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। जैसे जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। ज्ञान का क्या है? पीपल वृक्ष। निर्वाण का क्या है? तो पद चिन्ह। और महाविनिष्क्रमण का क्या है? या महापरिनिर्माण का? तो महापरिनिर्माण का क्या है? तो स्तूप, ठीक है। तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? तो अपनी मौसी जो इनकी थी प्रजापति गौतमी, तो इन्हीं महिलाओं में सबसे पहले इन्हीं को दीक्षा देते हैं, ठीक है। और वैशाली की जो होती है, आप लोग कह सकते हैं नरबधु, कौन थी? तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो वैशाली की जो नरबधु थी वो कौन थी? तो अम्रपाली थी। और अम्रपाली बौद्ध धर्म को अपना ली थी। आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। क्या कर रहा है? मुद्रा के सापेक्ष गलत है, ये मुद्रा होना चाहिए। क्या होगा? तो मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मुद्रा स्फीति को रोकता है, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रा का अधिक प्रचलन ही मुद्रास्फीति होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कि एलिसा परीक्षण क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एलिसा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर प्रश्न क्या करा? वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर कीजिए आप लोग 15 का। और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। और आप लोग याद रखें इसी में, तो बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ठीक है। और अगर याद रखें तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक के जनक माने जाते हैं। और चार्ल्स बैबेज जो हैं वो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग 16 का। और 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय नीति, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग बात करें तो घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश की सरकार की आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। और 17 नंबर प्रश्न क्या करा? तो 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्ष तक निर्वासन में रहा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 का? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं 15 वर्ष तक कब से कब तक रहते हैं? तो देखिए क्या होता है, 1939 में चौसा का युद्ध ये लड़ते हैं किसके साथ? तो शेरशाह के साथ, और उसमें पराजित होते हैं। और उसके बाद शेरशाह अपने आप को शासक घोषित कर देता है, ठीक है। और उसके बाद हुमायूं के द्वारा 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा जाता है, या उसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं। और उसमें भी ये क्या होते हैं? तो पराजित हो जाते हैं। तो इसमें पराजय के बाद उन्हें निर्वासित कर दिया जाता है, या निर्वासित होना पड़ता है। और फिर ये वापस जो है वो
1555 में ये सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ये वापस से हिंदुस्तान पे क्या होते हैं तो शासन करने लगते हैं या शासक बन जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 1540 से 1555 तक ये निर्वासित रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पे। और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी। तो गुलबर्गा जो थी वो किसकी राजधानी थी आपको बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहमनी की राजधानी थी। ठीक है, और बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो बहमनी राज्य की स्थापना जो हुआ था वो 1347 में, और किसने किया था, तो हसन गंग। ठीक है, कौन, तो हसन गंगू के द्वारा किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और जब ये शासक बनते हैं तो किस नाम से इन्होंने शासन किया, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से हसन गंगू ने शासन किया। ठीक है, या गद्दी पर बैठे। अब हम लोग चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 19। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अलबरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का ही राजकाल का इन्होंने वर्णन किया है। और इनकी रचना कौन सी है अलबरूनी की, तो अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, किताबुल हिंद को भारत की खोज भी कहते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के ही शासनकाल में भारत आए थे। और महमूद गजनवी जो है भारत पे कुल आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर जो होते हैं वो सिखों के कौन से गुरु होते हैं, तो ये सिखों के 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, 9वें गुरु। और कुल कितने गुरु हुए थे, तो कुल 10 गुरु हुए थे। और तेग बहादुर के ही पुत्र होते हैं कौन, तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ रहता है। और तेग बहादुर को कब मृत्युदंड दिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1675 ईस्वी में। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर को किसने, तो औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। और सिखों के 5वें गुरु कौन से थे, तो गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव। और अर्जुन देव को मृत्युदंड कौन देते हैं, तो अर्जुन देव को मृत्युदंड जो है वो जहांगीर के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, और कब, तो 1606 ईस्वी में। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 21। और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, कुल कितने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। और आप लोग कह सकते हैं कि मैसूर राज्य के संस्थापक जो हैं वो हैदर अली को कहा जाता है। ठीक है, तो उनके द्वारा 1761 ईस्वी में मैसूर की स्थापना किया गया था। और 4 मैसूर युद्ध कौन से थे, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1767 से 1769 तक ये पहला चला था। अगर दूसरे की बात करें तो पहला जो चला था, तो पहले में हम लोग याद रखते हैं कि किस संधि से ये समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये जो था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, वहीं अगर बात करें दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 तक चला था। और ये जो है वो मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। ठीक है, और तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा 1790 से लेकर 1792 तक चलता है। और तीसरा जो है वो श्रीरंगपत्तनम की संधि से समाप्त होता है। तो आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। और चौथा कब होता है, तो चौथा होता है 1799 में, और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और दूसरे युद्ध में आप लोग कह सकते हैं कि हैदर अली की मृत्यु हुई रहती है। ठीक है, और ये संधि आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं MMS के रूप में। M से हो गया मद्रास, या M से हो गया मैंगलोर, और S से हो गया श्रीरंगपत्तनम। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप लोग याद रखिएगा कैसे, तो
मैं मंगल कामों में रंग लगाता हूँ। तो मैं से हो गया मद्रास, मंगल से हो गया मैंगलोर, और रंग लगाता हूँ तो रंग से हो गया श्रीरंगपत्तनम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था। तो ये आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ जो था वो मौर्य काल में इनका अपना व्यापार संबंध था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखे होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, और 322 ईसा पूर्व में, और किनकी सहयोग से, तो चाणक्य के सहयोग से। और मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को पन्न कहा जाता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न क्या करा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। और ये किनके द्वारा किया जाता है, तो ये भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, HSRA। ठीक है, और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किनके द्वारा की जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इन लोगों के द्वारा मिलकर 1924 में, कब 1924 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, और इन्हीं का नाम परिवर्तन करके 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कर दिया जाता है। तो HRA का सबसे मुख्य काम क्या माना जाता है, तो उनके द्वारा जो है सबसे मुख्य काम माना जाता है कि जो उन्होंने काकोरी कांड किया था, कब, तो 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी कांड का अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो काकोरी एक्शन कर दिया गया है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, ऑल इंडिया क्या है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, और 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा ये चैंपियनशिप जीता गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। और 25 नंबर प्रश्न क्या करा, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की। तो इसका सही उत्तर आप लोग दीजिएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑन टू द लास्ट। और ऑन टू द लास्ट किसकी पुस्तक है, तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ऑन टू द लास्ट। और महात्मा गांधी जो थे वो रस्किन बॉन्ड, लियो टॉल्स्टॉय और थोरे से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था। तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, तो सर्वहितैषी। और सर्वहितैषी बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब प्रकाशित होना शुरू हुआ, तो ये 1890 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द बिहार हेराल्ड जो है वो पटना से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, और वो कब प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था 1875 में। ठीक है, 1875 में। कौन सा, तो द बिहार हेराल्ड। और उसके संपादक कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, द बंगाल गजेट। और वो किसके द्वारा निकाला गया था, तो हिक्की के द्वारा। ठीक है, और हिक्की को ही भारत में क्या कहते हैं, तो समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है। तो इतने सारे बात आप लोग याद रखिएगा। अगर इसी में और आप लोग को याद रखना है तो आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन सा, तो आप लोग को शिशिर कुमार घोष की बंगाली हो गया। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं अमृत बाजार जो है वो किसकी पत्रिका है, तो वो भी शिशिर कुमार घोष की ही है। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रखिएगा, तो इंडियन मिरर किसका है, तो इंडियन मिरर जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष का है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, सूची 1
को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए आप लोग इसको सुमेलित कीजिए और इसका सुमेलित कैसे होगा, तो मेरे शरीर पर पड़े एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील सिद्ध होंगे। तो ये किनका स्टेटमेंट था, तो ये स्टेटमेंट था आपका लाला लाजपत राय का। तो देखिए ए का 3 हो गया, ठीक है। और हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है बी में, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो ये किसका है, तो ये है आपका महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। और सी में क्या है, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। तो ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इनकलाब जिंदाबाद, तो ये किनके द्वारा कहा गया था, तो ये भगत सिंह। तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 1। और देखिए हम लोग देखते हैं इसमें 3, 2, 4, 1 किसमें है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो इसका उत्तर आप लोग कीजिए और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका 28 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग बात करें कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो थे आपके विनोबा भावे, ठीक है। और ये कब चलाया गया था, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर 1940 में ये सत्याग्रह सविनय अवज्ञा चलाया गया था, ठीक है। और अगर इसमें आपसे तृतीय सत्याग्रही का नाम पूछ ले, तो तृतीय सत्याग्रही कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रह्मचारी, ठीक है। ब्रह्मचारी जो थे वो तृतीय थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29 पे। और 29 नंबर प्रश्न क्या करा, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी, ठीक है। आप लोग को याद होगा क्या, तो लाल बालपाल, तो लाल से कौन थे, तो लाला लाजपत राय, बाल से कौन, तो बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन, तो बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों जो थे ये उग्र विचारधारा के ये लोग व्यक्ति थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो इसका आप लोग आंसर बताइए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना ही इनका मुख्य कार्यक्रम था, ठीक है। और ये कांग्रेस के अंदर बनाई गई ही एक दल था, ये कांग्रेस से अलग कोई दल नहीं था, स्वराज दल, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसका निर्माण जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आप लोग आंसर बताइए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र गुहा जो हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा या रीट जारी करने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को पता होगा, जल्दी कमेंट करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत इनको ये अधिकार मिलते हैं। और यहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय को ये अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है, तो 226 से, ठीक है। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और मूल अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये अधिकार दिए गए हैं। और अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 को जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, तो संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय बताया गया है, ठीक है। अब कुल कितने प्रकार के रीट होते हैं, तो कुल 5 प्रकार के रीट होते हैं। कौन कौन से, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 33। और 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधायी अधिकार है, ठीक है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है, तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 123, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि
राज्यपाल को ये अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं? तो राज्यपाल को जो है वो आर्टिकल 213 के तहत ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और पहली बार कब हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सर्वप्रथम जो है वो वायसराय को अधिकार दिया गया था अध्यादेश जारी करने का। ठीक है, और इसी अधिनियम 1861 के तहत क्या किया गया था? तो बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में एक एक हाईकोर्ट खोलने का भी इसमें वो किया गया था, प्रावधान किया गया था। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इसमें एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा कि ये अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति उसी समय जारी कर सकते हैं जब संसद जो है वो सत्र में ना हो, और जैसे ही संसद की सत्र शुरू होती है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर ही इस अध्यादेश को दोनों सदन से मंजूरी मिलना अनिवार्य है, अन्यथा ये खुद ही निरस्त हो जाती है। और अगर अध्यादेश की आपसे मैक्सिमम वो पूछ लिया जाए कि ये कितने अवधि तक लागू रह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 6 महीना 6 सप्ताह। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही है, क्योंकि संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाए और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग राज्यसभा में भी पहले इसे ला सकते हैं। ठीक है, और धन विधेयक प्रस्तुत राज्यसभा में नहीं हो सकता, तो ये बात सही है। धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है, और क्या कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक समय नहीं रख सकती, तो ये बात भी सही है। और राज्यसभा जो है वो धन विधेयक पर सिर्फ सिफारिश दे सकती है और कोई अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है, और उस सिफारिश को मानना या न मानना ये भी कौन? तो लोकसभा के ऊपर ही डिपेंड करता है। और आप लोग बात याद रखिएगा कि धन विधेयक का निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 पे। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। और 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर, और देखिए आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत। और वहीं अगर आप लोग देखें तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, और मुख्यमंत्री को नियुक्त वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो वो करते हैं आप लोग को अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न क्या करा? भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, तो इसका आप लोग उत्तर बताइए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 36 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और हम लोग कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को। और भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? तो आपको इसमें से आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 2 और 4। तो 2 में क्या है? औपचारिक और कानूनी होते हैं राष्ट्रपति का प्राधिकार, और वो जो होते हैं वो संवैधानिक और नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा। और वास्तविक शक्ति किनके पास होती है? तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, और ये
जो है सूचियाँ कौन कौन सी है, तो राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसकी चर्चा जो है वो संविधान के अनुसूची 7 में की गई है। और वहीं अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 246 के अंतर्गत केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा को लेकर चर्चा किया गया, तो उसी में इन तीनों सूची की भी चर्चा की गई। ठीक है, और अनुसूची 7 आप लोग याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग कि ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि ये लौटती हुई मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश तमिलनाडु में ही होती है। और अगर हम लोग बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो केरल में होती है। और 1 जून हम लोग को पता है कि 1 जून को भारत में मानसून आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत ओडिशा में किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बैकाल झील। ठीक है, और ये बैकाल झील कहाँ है, तो आप लोग को याद रखना है कि ये बैकाल झील जो है वो साइबेरिया क्षेत्र में है, कहाँ, तो रूस में। ठीक है, और ये इसकी गहराई जो है आप लोग याद रखिएगा 1642 मीटर है, या हम लोग कह सकते हैं 5387 फीट। और ये ग्रेट बेयर झील कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील, वो भी अमेरिका में है। अगर वहीं बात करें विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो तिलीचो, आप लोग याद रखिएगा तिलीचो झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है, जो नेपाल में है। अगर वहीं बात करें विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, तो वो टिटिकामा है। और अगर बात करें विश्व का सबसे नमकीन झील कौन सा है, तो वोन झील है। और अगर बात करें भारत की सबसे नमकीन झील कौन सी है, तो सांभर झील है, जो राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42 पे। और 42 नंबर प्रश्न क्या करा, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है। और ये अक्सर किस लिए, तो चाय की खेती में के लिए अक्सर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग याद रखेंगे कि भारत में चाय की खेती कब से शुरू हुई थी, तो 1835 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, अगस्त 1952। और अगस्त 1952 में कब, तो 6 अगस्त भी आप लोग याद रख सकते हैं कि 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसका काम क्या था, तो योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाया जाता था, तो उनका क्रियान्वयन और उनकी देखरेख जो है वो इसी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था। लेकिन आज के दिन में योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है और योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग बनाया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग में नीति का जो है वो फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44 पे। और 44 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, आयकर जो है वो भारत में सर्वोत्तम प्रणाली है। किसका, तो हम लोग कह सकते हैं प्रगतिशील कर का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, और आयकर को केंद्र द्वारा लगाया जाता और वसूला भी जाता है। ठीक है, लेकिन बंटवारा जो है वो राज्य और केंद्र दोनों में होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर
और आयकर किस तरह का कर है, तो आयकर हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात मतलब वेरिएबल रिवर्स रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है, तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति। और ये मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो ये आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और आरबीआई जो है वो भारत की केंद्रीय बैंक है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। और 46 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 पे। और 47 नंबर प्रश्न क्या करा है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है, तो इसका आप लोग को गश्ती जहाज का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सार्थक जो है वो इस जहाज का नाम रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर प्रश्न कर रहा है टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रुपे को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। और 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो कहाँ हो जाएगा, सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो 50वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दिव्या हेगड़े को ये संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। और 51 नंबर प्रश्न क्या करा है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो आप लोग को बताना है ट्रेड मिल टेस्ट। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हृदय से। ठीक है, और रक्त परिसंचरण की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1628 ईस्वी में, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और हृदय जो है वो हृदय आवरण नामक थैली से जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मानव में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकोष्ठ हैं, तो 4 हम लोग को याद है। तो देखिए पक्षी में जो है वो 4 हृदय कोष्ठक हैं, और सरीसृप में 3 होते हैं, और उभयचर में भी 3 होते हैं, और मछली में पूछ लिया जाता है तो मछली में 2 होते हैं, और मछली के हृदय में जो है वो अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, और स्तनधारी जैसे मानव लोग हो गया तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, और 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 पे। और 52 नंबर प्रश्न कह रहा है टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। ठीक है, और तारे जो है वो क्या है, तो खगोलीय पिंड है, और तारा में जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है, ये आप लोग को पता होगा। और हमारे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। ठीक है, वैसे तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और तारे का रंग जो है वो उसके आयु को निर्धारित करता है। अगर तारे जो है वो ज़्यादा प्रकाश दे रही है मतलब उसकी आयु जो है वो अब समाप्त होने वाली है। तो इस तरह से हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। और 53 नंबर प्रश्न क्या करा, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो क्या हो जाता है 1/2 mv²। इस पर आप लोग अगर तोड़ के देखेंगे तो आप लोग को
इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कितना, तो n² गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 पे। और 54 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डेटा भंडारण पद्धति होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित या ऑप्टिकल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। और 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। तो परमाणु उदासीन कब होगा, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे वो समान होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस। ठीक है, तो ये उदासीन होगा। और आप लोग इसका आवेश याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का है। और अगर प्रोटॉन का अगर आपसे बात किया जाए, ये इलेक्ट्रॉन का है और प्रोटॉन से क्या होता है, तो प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। ठीक है, और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो 2 भाग होता है इसका। बाहरी भाग को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है, और कार्टेक्स के विकृति हो जाने के कारण क्या होता है, तो उपचारी प्रक्रमों में गड़बड़ी हो जाती है और जिस कारण जो रोग होता है वो एडिशन रोग कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और एड्रिनल हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। तो ये बात भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। और 57 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका जो है वो इसे हम लोग नर्वस सिस्टम के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है। ठीक है, और यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। ठीक है, और यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। और 58 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या इसी में देख लेते हैं। तो जब लिफ्ट की गति जो होगा त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या महसूस करेंगे, तो लिफ्ट में भारीपन महसूस करेंगे। अगर वहीं त्वरित गति से नीचे की ओर आएगा तो हम लोग लिफ्ट में हल्का महसूस करेंगे। और अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो हम लोग लिफ्ट में क्या करेंगे, तो भारहीनता का हम लोग को महसूस होगा, हमारा सर लिफ्ट के ऊपर जा टकराएगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें हम लोग कि एक समान वेग से लिफ्ट चलती रहेगी ऊपर या नीचे की ओर, तो हम लोगों को जो है वो कुछ भी परिवर्तन अपने वजन में महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। और 59 नंबर प्रश्न कर रहा है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब एवं उच्च तापमान की स्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। और 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रकृति में यूरेनियम U-235 या U-235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.7%। और यूरेनियम का दूसरा जो है वो कितना है, तो U-238 या U-238, और वो कितना पाया जाता है, तो 99.3% जो है वो यूरेनियम 238 पाया जाता है। ठीक है, और यूरेनियम का इस्तेमाल जो होता है वो हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। और 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
जो है डी हो जाएगा। सभी जो है इनमें से वो दुष्प्रभाव हैं। मनुष्य की रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो कम कर देती है पराबैंगनी किरणें, और मोतियाबिंद का होना भी वो पराबैंगनी किरणों से हो सकता है, और चमड़ी का कैंसर भी होता है, और शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम कर देता है। तो ये सारी बातें इनसे होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 पे। और 62 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, और ये जो है वो क्रायोजेनिक इंजन पे काम करता है, और क्रायोजेनिक इंजन जो है वो क्या कहलाता है, तो निम्न तापी प्रयोग होता है इसमें। तो 150 -150 डिग्री से नीचे तापमान की प्रक्रिया जो है वो क्रायोजेनिक इंजन में ही होती है, या उसी के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। और 63 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति में होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाल जो होगा अचर होगा और वेग जो होगा वो चर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। और 64 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये प्रक्रिया जो है वो आसवन प्रक्रिया कहलाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें ऊर्ध्वपातन की, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी वस्तु डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जैसे हम लोग को पता है कि कर्पूर डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 पे। और 65 नंबर प्रश्न कर रहा है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, तो हम लोग को बताना है किस प्रक्रिया से नमक और कपूर को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। तो अभी हमने बताया आपको कपूर जो है वो सीधे ठोस से गैस बन जाता है, और नमक में ये घटना नहीं होती है, तो इससे हम लोग इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो इस प्रक्रिया से नेप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन, इन सब को भी हम लोग ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। और 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो क्या कहलाता है, आप लोग बताइएगा। तो आप लोग का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि केचुआ जो है वो उभयलिंगी जीव है, और केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो जहाँ केचुआ होता है वहाँ की खेत जो है वो जुत जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। कोरल बनने का मुख्य संबंध है, तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, एंथ्रोजोआ जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कोरल आप लोग कह सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल से ही बना है, और ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे ये बहुत बड़ा कोरल रीफ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 पे। क्या कर रहा है, रासायनिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, जोकोबस हेनरिकस वैटहॉफ। ये जो है इन्हें पहला पुरस्कार मिला था, और ये कब से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार, तो 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, और मैडम क्यूरी को 2 बार अब तक ये पुरस्कार मिल चुका है, और सीवी रमन जो भारत, इनको रमन इफेक्ट के लिए 1930 में पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 पे। और 69 नंबर प्रश्न क्या करा है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो इसका आप लोग सुमेलित कीजिए। तो गोबर गैस का क्या हो जाएगा, तो गोबर गैस का हो जाएगा CH3 मीथेन। ठीक है, और कोल गैस का क्या हो जाएगा, तो कोल गैस का आप लोग का हो जाएगा H2CH4CO। ठीक है, और वहीं प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस का हो जाएगा आपका CON2, और वाटर गैस की बात करें तो वाटर गैस का हो जाएगा CO+H2। ठीक है, तो ये जो है वाटर गैस जो है आप लोग के BPSC एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा इसमें से आंसर सही हो जाएगा, तो देखिए 3, 4
3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें 3 4 2 1, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 पे। और 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 70 नंबर प्रश्न कर रहा है मृत्योपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ऑस्टो, क्या है ऑप्शन नंबर बी ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी कहते हैं पोस्टमार्टम जो होता है उसको। ठीक है, और अगर बात हम लोग करें डायलिसिस की, तो किडनी में संक्रमण हो जाता है या किडनी की बीमारी जब हो जाती है तो हम लोग को डायलिसिस करना पड़ता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग क्या करते हैं, तो इससे हम लोग वंशानुगत का पता लगा सकते हैं, या फिर आजकल जो है मुजरिमों को पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 पे। और 41 नंबर, 41 नहीं 71 है। और 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आमाशय से इसका श्रावण होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें यकृत से, तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यकृत से पित्तरस का स्रावन होता है, और जो भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और प्रश्न है 72 नंबर। और 72 नंबर प्रश्न क्या करा है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो फेरस ऑक्साइड, वो सही आंसर है। ठीक है, और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। और हम लोग को पता है कि कृत्रिम वर्षा में क्या करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। और 73 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का, तो 73 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बारबरा मैक्लिंटोक के द्वारा ये जंपिंग जीन्स का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगर वहीं बात करें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगर वहीं बात करें अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। और 74 नंबर प्रश्न क्या करा है, मक्खन व कोलाइड है जिसमें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। और 75 नंबर ये आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। क्या करा है, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ये आदर्श गैस का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी आखिरी कक्षा में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आदर्श गैस में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हीलियम के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन इनके आखिरी कक्षा में या बाई कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये सारे हम लोग कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के वर्ग 18 के अंतर्गत उपस्थित हैं। तो आप लोग ये सारे बात को याद रखिएगा। अब हम लोग अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उससे भी अपने तैयारी में एक बेहतर सहयोग लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।